रास्ते में कहीं फंस गया था। तो जरा मुझे याद दिलाओ, मैंने लास्ट क्लास तक क्या क्या करा दिया था आपको। लास्ट जो हमारी मंडे क्लास हुई थी, अभी चैट रूम मैंने खोल दिया, मुझे बताओगे जरा लास्ट क्लास तक मैंने क्या क्या करा दिया था। लास्ट टॉपिक क्या था? मैंने लास्ट तक, अच्छा हाँ, ग्रेविटेशन मैंने कंप्लीट करा दिया था। हो गया था ग्रेविटेशन कंप्लीट? उसमें आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो हम ग्रेविटेशन कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, लास्ट आपका चैप्टर रह गया, सेकंड बुक भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक लास्ट चैप्टर आपको डिस्कस करना है, रोटेशन। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये लास्ट है जो डिस्कस करना है आपको, लास्ट है। सो दिस इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी। तो देखिए, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन में क्या करोगे। अब तक आपने वर्क एनर्जी इन पार तक जो कुछ भी पढ़ा था वो सब पढ़ा था सिर्फ एक पॉइंट मास के लिए। आपने वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स जो कुछ भी पढ़ा था वो सिर्फ एक पॉइंट मास के लिए पढ़ा था। जरा बताओ, डे टू डे लाइफ में आप जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो क्या पॉइंट मासेस हैं या उसमें कई पॉइंट मासेस हो सकते हैं? जो ऑब्जेक्ट्स आपको मिलती है उसमें एक सिंगल पॉइंट मास होगा या इनफाइनाइट पॉइंट मास होगा? क्या लगता है आप लोगों को? जो ज्यादातर ऑब्जेक्ट आप डे टू डे लाइफ में देखते हो उसमें एक पॉइंट मास होगा या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट पॉइंट मासेस है ना, कम से कम दो पॉइंट मासेस होंगे। तो अब आपको ये सीखना है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट मासेस हैं तो उस सिस्टम को कैसे स्टडी करते हैं। आज तक आप ये जानते हैं कि मैंने एक पॉइंट दे दिया, और जब मैं कार पढ़ा रहा था ना आपको, तो कार भी एक पॉइंट मास था, जब मैं स्कूटर करा रहा था स्कूटर भी एक पॉइंट मास था। पॉइंट मास का मतलब होता है जिसकी अपनी कोई डायमेंशंस ना हो, या फिर वो पॉइंट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उस डिस्टेंस के कंपेरेबल उसका कोई साइज नहीं है। कार का फाइनाइट साइज है, लेकिन कार जो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस के कंपेरेबल कार का कोई साइज नहीं। स्कूटर की लेंथ है, लेकिन स्कूटर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उस डिस्टेंस के कंपेरेबल स्कूटर की कोई लेंथ नहीं। तो कार, स्कूटर जो कुछ भी हम पढ़ते थे देवर पॉइंट मासेस। लेकिन अब आप पहली बार सीखोगे कि अगर एक पॉइंट मास की जगह कई पॉइंट मास दिए हुए हैं तो सिस्टम को कैसे स्टडी करें। तो यहाँ जो आपका सिस्टम होगा उस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, टाइप्स ऑफ सिस्टम। दो तरह के सिस्टम्स हो, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स। एक वो सिस्टम होगा जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट मास। तो ये वो सिस्टम है जहां पॉइंट मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब है कि एक पॉइंट मास यहां दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट मास यहां होगा, तीसरा यहां होगा, चौथा यहां होगा, पांचवा यहां होगा, सब फैले हुए हैं। दिस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है दैट कुड बी कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? गैप्स नहीं है। जैसे मैंने आपको एक रॉड दे दी, कह रहा हूँ रॉड के ऊपर कैलकुलेट कीजिए, तो रॉड के ऊपर पॉइंट मासेस हैं जहां गैप्स नहीं है। एक पॉइंट मास यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, जहां डिस्ट्रीब्यूशंस में गैप नहीं होगा। और इसी में रिजिड बॉडी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है।
कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक एग्जाम्पल रिजिड बॉडी की। तो ये दो तरह के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला जो सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में होता है वो सिस्टम जिसमें 2 पॉइंट मासेस हो, है ना। एक सिस्टम हो सकता है जिसमें 2 पॉइंट मासेस हो, सबसे सिंपल सिस्टम यही होगा। 3, 4, 5 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ रिजिड बॉडी लिखा है, आप समझिए रिजिड बॉडी का मतलब क्या है। मैंने यहाँ एक टर्म लिखी है जिसको मैंने लिखा है रिजिड बॉडी। मतलब क्या है रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी का मतलब है बॉडी having definite shape। अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसका शेप और साइज फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ना शेप चेंज होता है ना साइज चेंज होता है, ऐसी बॉडी को आप रिजिड बॉडी कहोगे। So it's a body having a definite shape and size, that body is known as rigid body। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपको एक रॉड दे देता हूं, दिस रॉड इज अ रिजिड बॉडी। मैं आपको एक स्फीयर दे देता हूं, डेफिनेट शेप और साइज है, इट्स अ रिजिड बॉडी। एक चीज और याद रखिएगा, जब रिजिड बॉडी मूव करती है तो उसके बीच के पार्टिकल्स का सेपरेशन चेंज नहीं होता। सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स does not change during motion of rigid body। जब रिजिड बॉडी मूव करेगी तो उसके पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता। हाँ सामिया, ट्रेन हो सकती है रिजिड बॉडी, बिल्कुल। जब रिजिड बॉडी, जब ट्रेन मूव करती है तो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता। ट्रेन का एक डेफिनेट शेप और साइज है। तो आपको इस तरह के सिस्टम सब स्टडी करने हैं, फिर देखते हैं इस तरह के सिस्टम में कितने टाइप के मोशंस हो सकते हैं। इतना लिख लीजिए। भाई इतना लिख लो तो बताना मुझे। साहब तुम्हें दिन से क्या मतलब है? तुम्हारा तो बहुत देर में एग्जाम, क्यों इतनी जल्दी है? अब ये जो दिन है ना साहब, ये स्टूडेंट पर डिपेंड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैं ये चीज, कुछ स्टूडेंट्स को यही चैप्टर मैं 6 घंटे में भी करा सकता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को यही चैप्टर कराने में 30 घंटे भी लग जाते हैं। तो बच्चों पे डिपेंड करता है ना। हो जाएगा, तब तक तो हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, टाइप्स ऑफ मोशन इन अ रिजिड बॉडी। टाइप्स ऑफ मोशन इन अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी में कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन इन अ रिजिड बॉडी, कि अगर एक रिजिड बॉडी है उसमें कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं? रिजिड बॉडी में 3 तरह के मोशन हो सकते हैं। एक हो सकता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मींस स्ट्रेट लाइन मोशन, आगे पीछे ऊपर नीचे जा रही है, दैट्स ट्रांसलेशन। दूसरे टाइप का जो मोशन रिजिड बॉडी में हो सकता है, दैट इज रोटेशन। तीसरे टाइप का जो मोशन रिजिड बॉडी में हो सकता है, दैट इज रोलिंग। रोलिंग इज ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन होगा। ट्रांसलेशन का एग्जांपल क्या हो गया? आपने एक बॉक्स लिया, वो बॉक्स ऐसे मूव कर रहा है, एक लाइन में जा रहा है, या ऊपर जा रहा है, या नीचे जा रहा है, ये ट्रांसलेशन।
रोटेशन का क्या मतलब है, ये बॉक्स है, ये एक जगह फिक्स्ड है एक एक्सिस के अबाउट और घूम रहा है। रोलिंग का क्या मतलब है, दोनों काम हो रहे हैं, ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। रोलिंग का मतलब है ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। चलिए इतना देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेंटर ऑफ मास। अजलान, ट्रांसलेशन 1D में भी हो सकता है। आप ये पेन लीजिए, एक ही एक्स एक्सिस के अलोंग आप लेके जा रहे हैं, इट्स ट्रांसलेशन इन 1D। 1D 2D 3D सब में हो सकता है। नहीं साथ, रोलिंग के लिए जरूरी है कि बॉडी का साइज डेफिनेट हो। इलेक्ट्रॉन्स आर पॉइंट मासेस, इलेक्ट्रॉन्स रोल नहीं करते। जरूरी है कि एक डेफिनेट शेप और साइज होना चाहिए। पॉइंट रोल नहीं कर सकता, रोल होने के लिए डेफिनेट साइज होना जरूरी है। देखो सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब। तो ये जो चैप्टर है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आप पढ़ोगे ट्रांसलेशनल मोशन, रिजिड बॉडी का। आप वो चीजें पढ़ेंगे जो ट्रांसलेशन मोशन समझने में हेल्प करेंगी। फिर आप पढ़ेंगे रोटेशन, और फिर उसके बाद आप ट्रांसलेशन और रोलिंग में, रोटेशन में जो भी सीखा है उसे कंबाइन करके आप रोलिंग पढ़ेंगे। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई एक चीज और, ये मैंने कई बार कहा है कि इस पर्टिकुलर बैच में मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए करा रहा हूँ, उसके आगे नहीं जा रहा हूँ। देखो सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है। सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां बॉडी का सारा मास आप एज्यूम करोगे कॉन्सेंट्रेटेड। पॉइंट एट विच entire mass of the body is supposed to be concentrated। वो पॉइंट जहां बॉडी का सारा मास आप एज्यूम करोगे कि कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। और इसे आप यूज करते हैं ट्रांसलेशन मोशन स्टडी करने के लिए। देखो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम करते क्या है, आपको एक बॉडी दी हुई है जिसमें 5-6 पार्टिकल्स है, मैं कह रहा हूँ इसको स्टडी करिए। तो आप क्या करोगे, उन 6 पार्टिकल्स के लिए एक सेंटर ऑफ मास निकाल दोगे। आप कहोगे जो मोशन इस सेंटर ऑफ मास का होगा वही इन 6 पार्टिकल्स का है। तो कहानी ऐसी हो जाएगी, आप 6 पार्टिकल्स को स्टडी करिए या एक पॉइंट को स्टडी करिए, एक ही बात है। आप किसे प्रीफर करेंगे बताइए, 6 पार्टिकल्स को अलग अलग स्टडी करना या एक पॉइंट को। बताओ किसको आप प्रीफर करोगे, किस क्या कैलकुलेट करना प्रीफर करोगे, एक पॉइंट को स्टडी करना या 6 पॉइंट्स को। एक पॉइंट को, है ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट 6 पॉइंट स्टडी करोगे साथ। पता है तुम्हें 6 पॉइंट्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करने का क्या मतलब है। 6 की वेलोसिटीज निकालनी होंगी, 6 के एक्सेलरेशंस निकालने होंगे, 6 का मोमेंटम निकालोगे। या आप ये कर सकते हो, उन 6 को हटाकर एक सिंगल पॉइंट रख दो, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो, एक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, एक का मोमेंटम कैलकुलेट करो।
तो मेरी नज़र में और सबकी नज़र में एक पॉइंट स्टडी करना ज़्यादा आसान था। तो आप एक रिजिड बॉडी को आप रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट से, तो आसान हो जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करना। इतना लिखिए, फिर सिखाते हैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले देखिए। तो आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखना है। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखने का क्या मतलब है? आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करनी है। आपको कैलकुलेट करनी है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, लिख लीजिए हिमांशु, लिखिए लिखिए। देखिए, आप सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करोगे? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। आपके पास एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना। सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं आपके सिस्टम में, उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो देखो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लो या आप कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लो। तो मैं इसको लिख रहा हूं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू इन टू वेज। दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ए, यूजिंग पोजीशन वेक्टर। आप पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लीजिए। और दूसरा आसान तरीका जो यूजुअली प्रेफर किया जाता है वो होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लीजिए। इन दो तरह से आपको पता चल जाएगा कि सेंटर ऑफ मास है कहां। तो मैं कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब अगर आप दो पार्टिकल सिस्टम के लिए लिख लोगे तो एन के लिए कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। So this is x axis, this is y axis,
यहां आपने एक पॉइंट रखा m1, दो पॉइंट मासेस है आपके, एक m1 एक m2। m1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, m2 के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सेंटर ऑफ मास मान लो यहां कहीं है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स वाई। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बहुत आसान काम है सेंटर ऑफ मास निकालना, बहुत ही आसान काम है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जब आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m। बस इतना सा काम है। अगर आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको मासेस पता है, तो आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि भाई m1 पता है कहाँ रखा है, m2 पता है कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है उसका यहाँ से निकल जाएगा। अगर आप यहीं से पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं ना सेंटर ऑफ मास का, और ऐसे ही हो सकता है जेड कोऑर्डिनेट भी हो, जेड कोऑर्डिनेट निकाल लो। एक बेसिक सा न्यूमेरिकल दूंगा मैं जो तुम करोगे, m1 z1 m2 z2 m1 प्लस। अगर आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए सेंटर ऑफ मास का, so the position vector of center of mass is x coordinate I cap, y coordinate j cap, ऐसे निकाल लो। और एक तरीका और होता है, अगर मैं पार्टिकल्स के आपको पोजीशन वेक्टर, चलो मैं बाद में सिखाता हूँ उसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए सेंटर ऑफ मास का ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, तो आपके पास एक टू पार्टिकल सिस्टम है, उसकी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो देखिए उसके पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, ये पार्टिकल m1। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन से सेपरेशन दिया। अगर वो कह रहा है ना पोजीशन वेक्टर निकालो, दैट मींस ओरिजिन से सेपरेशन दिया, आपको बता रहा है कि ओरिजिन से सेपरेशन क्या है। पोजीशन वेक्टर्स मींस सेपरेशन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये m1 है, ये m2 है, ये पोजीशन वेक्टर है r1, ये पोजीशन वेक्टर है r2, यहां कहीं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, दैट पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता है। तो आप कैपिटल आर को क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो इट्स m1 r1 प्लस m2 r2, सीधा सा रिलेशन है बाय m1 प्लस m। r1 r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 1 एंड 2। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना आसान काम है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब एक ही तरह से निकलता है। चलो इतना लिखो।
राजिद, ये पॉइंट की पोजीशन आप बता रहे हो, पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट है, पॉइंट कोई क्वांटिटी थोड़ी ना है कि मैं स्केलर वेक्टर में डिवाइड करूं। अगर आप इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता रहे हैं तो कोऑर्डिनेट सेंस से। कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो स्केलर है, पोजीशन वेक्टर लेंगे तो वेक्टर होगा। इतना लिख लीजिए तो बताइए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप करेंगे उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपको दो मासेस गिवन है, coordinates of mass of 2 kg and 4 kg are 214 meter and 532 meter। ये कोऑर्डिनेट्स। कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए भाई शुरू हो जाइए। m1 इसे मान लो, m2 इसे मान लो, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, z1 हो जाएगा, x2 y2 z2 हो जाएगा। निकालो जरा क्या आ रहे हैं कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास। ओके हिमांशु, चेक करते हैं अभी, y और z और कैलकुलेट कर लो।
चलो गुड, काफी आंसर्स आ गए, अब चेक करते हैं आप, देखते हैं किस किस का सही आ रहा है। और मुझे उम्मीद है यहाँ गलत कम होता है, मतलब सीधा सीधी सी कैलकुलेशन है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा m1 x1 m2 x2 बाय m1 प्लस m2। तो बस अभी मैं चेक कर रहा हूँ किस किस का सही आ रहा है। 2 x1 is 2, m2 is 4, x2 is 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 प्लस 20/6, 24/6। तो ये आ गया 4। किस किस का 4 आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा? अब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। 2 × 2 प्लस 4 × 5, 4 प्लस 20, 24। अरे भाई बताओ, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, या तुम सब गड़बड़ कर रहे थे? हिमांशु का सही था, बस एक एक हिमांशु का सही था। ओए क्यों इतने बड़े बड़े आंसर्स आ रहे थे तुम्हारे? 11/3 और पता नहीं क्या क्या। अब बताओ ये आया समझ में या नहीं आया? एक हिमांशु का सही था बस। अच्छा, 4 kg लिखा है भाई। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m1 कितना है 2, y1 कितना है 1, m2 कितना है 4, y2 कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 12 प्लस 2 14/6। ये आ रहा था, किसी का मैच कर रहा था, अब बेवकूफ बैठे हो। एक किसी का किया था, ये हिमांशु का करा बस। गलतियां क्या कर रहे हो तुम लोग? हम्म, हिमांशु का कर रहा था, और किसका कर रहा था? 7 का भी कर रहा था, और बस। चलिए, z कोऑर्डिनेट सामिया का भी कर रहा है। z क्या होगा? m1z1। भाई आज की क्लास में ना मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा आपको कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते कैसे। बड़ा काम यही होता है, कैलकुलेशन आप सीख जाए। m1 is 2, z1 देखो यहाँ कितना है 4, यहाँ z2 कितना है 2। भैया बताओ जो गलत कर रहे थे, अब आया समझ में या अब भी नहीं आ रहा? भाई बताइए, आया इतना नहीं आया? लिख लीजिए वंश। अब गलती मत करना, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उससे तुम खुद करोगे। हो गया हिमांशु? चलिए इतना लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। सबने लिख लिया इसको? रब कर दूं, नेक्स्ट स्लाइड पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू पार्टिकल्स of masses 5 kg and 10 kg are placed at separation of 10 meter.
कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। पिछला वाला गलत था, ये ना गलत हो जाए, बहुत सुनोगे फिर तुम। कायनात आप कोई गड़बड़ मत करना फिजूल की। तो यहां तुम्हें सेपरेशन दिया है, देखिए कोऑर्डिनेट्स तो नहीं दिए उसने, तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट का ओरिजिन मान लो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। मुझे बताया कोई इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये सेपरेशन 10 मीटर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? अरे बता दो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। अरे पॉइंट का यार, ये पॉइंट है ओरिजिन, इससे 10 मीटर की दूरी पे जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 10 ही तो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 10 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, भाई यही होगा। 7 कहां से 2 लिख रहा था यार? 10 मीटर की दूरी पर तो एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा ना, ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके दिखा दो क्या होगा। जल्दी बताओ, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? दोनों कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। चलो 3 आंसर्स आए, तीनों एक से हैं। ठीक है हिमांशु, सही आ रहा है। बाकी लोगों को करने दो, भी 2 मिनट है, करो आराम से करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, पूरे 2 मिनट करो। तो देखिए जरा चेक करें किसका क्या रहा है। इस बार काफी लोगों का सही है। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 10 बाय 5 प्लस 10। भाई ये आ गया आपका 100 बाय 15 विच इज 20 बाय 3 मीटर। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का, भाई देखो यार y कोऑर्डिनेट तो दोनों के 0 है ना, तो 0 आ जाएगा। ये बहुत लोगों का सही था, शफात का सही था, सामिया का सही था, और साद का भी सही था, अजलान का भी सही है, हिमांशु भी सही कर रहा है, साजिद का भी सही था। वेरी गुड।
तो ये आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीख गए। अच्छा, अब जरा सा ये सोचो कि 2 की जगह अगर मैं n पार्टिकल्स दे दूंगा तो क्या करूंगा? मैं यही कर देता हूँ ना, एक ही जगह लिख देता हूँ, क्यों मैं आगे खींच, यही कर दो। भाई बताओ मुझे, n पार्टिकल्स होंगे तो क्या चेंज आएगा तुम्हारे हिसाब से, क्या फर्क पड़ना चाहिए? अरे कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्या बेवकूफी की बात करो यार साथ, इतने समझदार हो गए तुम, ऐसी ऐसी बातें करते हो। लीजिए शफात, लिख लीजिए लिख लीजिए। हाँ, यस यस हिमांशु, ऐसे ही बिल्कुल, साजिद बिल्कुल सही बता रहा है। यस 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 हिमांशु, एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। भाई लिख लिया आप लोगों ने? चलो सबने लिख लिया ना। अब मैं एन पार्टिकल, तो बस m1 x1 m2 x2 कहां तक आप ले जाओगे इसे? mn xn तक, और m1 प्लस m2 अप टू mn लिख देंगे, ठीक है? या रुको यार, मैंने इसको अलग से लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, एन पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ ये करना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 x1 m2 x2 up to mn xn divided by m1 plus m2 plus m। y कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे कहता हूं निकालिए, तो y, अच्छा इसको ना मैं थोड़ा सा अगर कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज समीशन ऑफ एम आई एक्स आई, आई इज फ्रॉम 1 to n divided by total mass, so m1 y1 m2 y2 mn yn divided by m1 m2 mn, which is equal to summation of mi yi I is from 1 to n divided by total mass of the system। तो ऐसे आप y कोऑर्डिनेट, इसी तरह से आप सिमिलरली z कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो अगर 2 से ज्यादा हैं तो आप ऐसे सॉल्व करो, लिख लीजिए इतना। भी लिखा आपने क्वेश्चन उस पे? जी साहब, बिल्कुल z के लिए भी ऐसे होगा। इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg, दिस इज 5 kg। ये सेपरेशन भी है, ये सेपरेशन भी है, और ये सेपरेशन भी है। कहता है सेंटर ऑफ मास निकालिए। इसको ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? a0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो 2 kg का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? आधा हो जाएगा ना, ये आधा काट देगा a/2।
तो इसका x कोऑर्डिनेट a/2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा y कोऑर्डिनेट, ये है y3। y3 कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आप ऐसे यूज कर लीजिए sin 60, sin 60 इज y3 बाई sin 60 होता कितना है, √3/2 इज y3/, तो y3 कितना आ गया, a√3/2, ये y3 आ गया। तो ये है a√3/2। चलो बताना मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना सेंटर ऑफ मास का, y कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ सेंटर ऑफ मास का क्या होगा। कोऑर्डिनेट सब गिवन है, 0 0 a0 a/2 a√3/2। ओके साजिद, कैलकुलेट करो फिर देखते हैं, करो 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 कैलकुलेट करो। चलो भाई एक बार चेक करें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इज m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 m1 m2 m1 कितना है 2 3, x1 कितना है 0, m2 है 5, x2 कितना है a, m3 है 2, x3 कितना है a/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 प्लस 2। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आया 0 प्लस 5a प्लस a डिवाइडेड बाय 10। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आया 6a/10। इसको आप लिख सकते हैं 3a/5। तो ये किस किस का सही आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, 5a/8 कैसे आ जाएगा भाई, 3a/5 अजलान का सही है,
7 का सही है, गुड साजिद का सही आ रहा है, 7 का भी सही है। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। चलिए आज इससे हम यही छोड़ेंगे, इतना लिखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो सुनिएगा जरा। शायद अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो जो भी आप करेंगे वो सही होगा ना, ऐसे देख कर नहीं पता चलता पूरा कैलकुलेट करना है। तो इसको आज यहीं छोड़ते हैं। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि मेरी सैटरडे वाली क्लास और मेरी मंडे वाली क्लास, तो ये 2 क्लासेस मैं नहीं ले पाऊंगा। तो ये वाली क्लासेस मेरी जगह एक और फैकल्टी लेंगे, सिर्फ ये 2 लेक्चर्स। फिर फ्राइडे से मैं लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे वो मेरी जगह कोई और सर लेंगे। सैटरडे वाला भी लेक्चर और मंडे वाला भी लेक्चर। उसके बाद फ्राइडे से फिर मैं कंटिन्यू करना शुरू कर दूंगा। अच्छा, सैटरडे का टाइम हम वही रखें जो हमारा था यूजुअल, 2:30। किसी का स्कूल तो नहीं है? शायद मैं तो पढ़ाऊंगा ही बाबू, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना पूरे साल से, मैं कहाँ जा रहा हूँ। फ्राइडे से मैं कंटिन्यू करूंगा, 2 दिन नहीं होंगे। तो 2 दिन में जहाँ हूँ वहाँ इंटरनेट भी नहीं चल रहा होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी।